हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए, जो कि परीक्षा में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यह टॉपिक है ब्रिटिश आर्थिक नीति। इस ब्रिटिश आर्थिक नीति की बात आज हम लोग करेंगे। ये ब्रिटिश आर्थिक नीति की बात इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ थी, उन्हीं नीतियों के कारण जितने भी युद्ध लड़े गए ब्रिटिश के द्वारा भारत में या भारत के पड़ोसी देशों में, जैसे कि अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत या नेपाल वगैरह में, ये सब कारण था मुख्य रूप से ब्रिटिश आर्थिक नीति का। जितने भी युद्ध हमने जो पीछे पढ़ लिया है या आगे जो कुछ 2-3 युद्ध बचे गए हैं जो पढ़ेंगे, मुख्य रूप से जो आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड है, वो सभी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का परिणाम ही था, जिसके कारण वो सारे युद्ध लड़े गए। चाहे वो आंग्ल मैसूर हो, आंग्ल मराठा हो, आंग्ल तिब्बत हो, आंग्ल वर्मा हो, आंग्ल अफगान हो, आंग्ल या बक्सर का युद्ध हो, या अन्य कोई भी युद्ध, या 1857 का युद्ध हो, महत्वपूर्ण युद्ध। 1857 का तो युद्ध मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों का ही एक परिणाम ही माना जाता है और उसके अन्य कारण भी माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन में आज इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपके कोई कॉन्सेप्ट इसमें ना बचे। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं डिस्कशंस में। दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत एक मुख्य रूप से ब्रिटिश भू राजस्व नीति आई थी। क्या आई थी? भू राजस्व नीति। मीन्स जमीन को लेकर के जो भी यहाँ पे ब्रिटिश भारत में जो होती थी नीतियाँ, उसको लेकर के ये नीतियाँ बनाई गई थी, ज़मींदारी वगैरह से लेकर के, ताकि जो कृषि वगैरह की जाती है या ज़मीन से किस प्रकार से यहाँ पे ब्रिटिश को फ़ायदा पहुँचेगा, इसके लिए ये नीतियाँ बनाई गई थी। एक्चुअली इस भू राजस्व नीति बनाने से पहले यहाँ पे ब्रिटिश के पास कई आर्थिक स्रोत थे, जैसे कि रेलवे का स्रोत था या मसाला का स्रोत था, मसाला व्यापार का, कपड़ा व्यापार का। ऐसे कई स्रोत थे ब्रिटिश के पास जो यहाँ पे मिलते थे, लेकिन इनको आगे चल कर के एक क्लू मिला, जिसके कारण ये क्या किया, भू राजस्व नीतियों को यहाँ पे लाना शुरू कर दिया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यहाँ पे गवर्नर के द्वारा या अलग अलग अन्य अधिकारी के द्वारा। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे अभी डिटेल में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि ब्रिटिश के द्वारा 4 भू राजस्व नीतियाँ मुख्य रूप से लाई गई थी। ये राजस्व नीतियाँ थी क्या क्या? एक तो है ठेकेदारी प्रथा। जो ठेकेदारी प्रथा 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। दूसरा है जमींदारी प्रथा, जो कि 1793 में एक कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और तीसरा है रैयतवाड़ी प्रथा, जो कि 1820 में हेक्टर मुनरो के द्वारा लाया गया था। ये हेक्टर मुनरो वही है जो बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, ये लाया गया था 1822 में। कब? 1800 लगभग 22 में ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। कब? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इन्हीं चारों पद्धतियां जो है या प्रथा है, जो भू राजस्व नीतियां हैं ब्रिटिश के द्वारा, इनको हम लोग डिटेल में एक एक करके अभी देखेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं क्या है हमारे बीच। पहला है हम लोगों के बीच में ठेकेदारी प्रथा। ये ठेकेदारी प्रथा क्या है? ठेकेदारी प्रथा क्या होता था कि एक कोई ज़मीन है, कोई क्षेत्र में ज़मीन है, उस ज़मीन का जो है एक हिस्सा किसी एक खास व्यक्ति को दे दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, और उससे फिक्स कर दिया जाता था कि इस ज़मीन से हमें X रुपया या कोई निर्धारित रुपया या राशि निर्धारित की जाती थी कि इस फिक्स ज़मीन से हमें इतना रुपया चाहिए। और ये शुरू किया था कौन? वारेन हेस्टिंग ने। ये वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के क्षेत्रों में, मुख्य रूप से बंगाल, जो अभी वर्तमान बंगाल, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और कुछ यूपी में, इन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठेकेदारी प्रथा मतलब ज़मीन का कुछ हिस्सा किसी एक खास व्यक्ति को, जिसको ज़मींदार बोलते हैं, उसको दे दिया जाता था, और एक खास टाइम के लिए, जैसे 5 वर्ष के लिए या 1 वर्ष के लिए इसे लगा दिया जाता था। तो शुरू में इन्होंने क्या किया था कि 1772 में 5 वर्ष के लिए शुरू किया कि किसी एक ज़मीन को 5 वर्ष के लिए दे दिया और उसे फिक्स कर दिया कि मुझे इतना रुपया चाहिए। तो ये 5 वर्षीय ठेकेदारी प्रथा
1772 में पहले शुरू हुआ। लेकिन आगे चल के वारेन हेस्टिंग को क्या हुआ कि लगा कि इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इस प्रथा को क्या किया, चेंज कर दिया और उसको 5 साल की जगह पे 1776 में फिर क्या किया, इसे 1 साल का कर दिया कि उस ज़मीन पे किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए दिया जाता था, 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए यदि वो अपना जितना निर्धारित राशि है वो यदि व्यक्ति दे देता था वारेन हेस्टिंग को या अंग्रेज को, तो उसे कंटिन्यू आगे के लिए रखता था, और नहीं दे पाता था तो उसे 1 साल के बाद उस व्यक्ति को बदल दिया जाता था, मतलब उस ज़मीन का ठेकेदारी किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता था। तो ये है ठेकेदारी प्रथा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था 1772 में। और ये जितने भी प्रथाएं हैं, भू राजस्व नीतियाँ हैं, वारेन हेस्टिंग से शुरू होता है। इन्होंने ही लाना शुरू किया था जब बंगाल गवर्नर बन करके ये आए थे 1772 में। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि ये वही वारेन हेस्टिंग है जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई थी बंगाल के क्षेत्र में, उसे ये समाप्त किया था 1772 में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो लगाई गई थी द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में, वो 7 वर्षों के बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग ने उसे ख़त्म कर दिया था। आगे चलते हैं अगली प्रथा पे। तो दोस्तों अगली प्रथा हम लोगों के बीच में है, यहाँ पे देख लीजिए, जमींदारी प्रथा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे अच्छे से समझेंगे। इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है, इसे आज के बाद आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जमींदारी प्रथा, ये तो सबसे पहले जमींदारी प्रथा 1793 में लाया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा ये लाया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। ये कॉर्नवालिस जो है जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आए तो इन्होंने 1793 में लगा दिया जमींदारी प्रथा। ठेकेदारी और जमींदारी में मुख्य अंतर क्या है, इसे आप समझ लीजिए। ठेकेदारी 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ये दिया जाता था और एक फिक्स राशि तय कर दी जाती थी कि आप इसमें हमें इतना इतना रुपया दे दें। लेकिन ये क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त में कॉर्नवालिस ने क्या किया कि किसी एक खास व्यक्ति को पूरे क्षेत्र का दे दिया जाता था जमींदारी। मतलब एक बड़ा सा क्षेत्र है, उस बड़े क्षेत्र को किसी एक खास व्यक्ति को दे दिया जाता था और उसी खास व्यक्ति से, उसी जमींदार से, उस खास व्यक्ति को बोला जाता था जमींदार, उसी खास व्यक्ति से, ये जमींदार से ये कॉर्नवालिस अपना पैसा वसूलता था। बोलता था कि इस ज़मीन, ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन में जितना भी आमदनी होगी उसका जो हिस्सा होगा, उस हिस्से में से 11 हिस्सा लगाया जाता था और 11 हिस्से में से 10 हिस्सा ब्रिटिश रखता था और 1 हिस्सा ज़मींदार को देता था। तो ये हिस्सा जो है फिक्स कर दिया था कि जो भी आमदनी होगी इस ज़मीन से, उसमें 10 हिस्सा मुझे चाहिए और 1 हिस्सा ज़मींदार आप खुद रख लीजिए। और ये ज़मींदार अपने मनमाने तरीके से वहाँ पे किसानों को, रैयत को परेशान करके या जैसे भी वो खेती करवाता था या अन्य फसल उपज करवाता था। तो ये स्थायी बंदोबस्त कर दिया। क्या इसमें स्थायी बंदोबस्त का मतलब है कि 11 भाग लगेगा और 11 में से 10 भाग ब्रिटिश के पास रहेगा और 1 भाग ये जमींदार के पास रहेगा। ये स्थायी बंदोबस्त कर दिया, फिक्स कर दिया। और ये एकदम फिक्स होता था, 1 साल के अंदर, 1 साल के लिए दिया जाता था और उसी हिसाब से इसमें लोग स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत काम करते थे, जमींदार उसके अधीन रहते थे। मतलब अंग्रेज को जो पहुंचता था पैसा, वो ज़मींदार से पहुंचता था और बीच में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे। ये अंग्रेज अधिकारी ज़मींदार से पैसा वसूल करके गवर्नर को, बंगाल गवर्नर जनरल को ला करके देता था। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें कि इसी स्थायी बंदोबस्त का नाम जो है परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, या अन्य नाम भी इसको यदि हम समझें तो अन्य नाम इसका देख लेते हैं क्या क्या है। स्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम देख लीजिए क्या क्या अन्य नाम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अन्य नाम में यहाँ पे एक तो अस्थाई बंदोबस्त हो गया जिसको जमींदारी प्रथा कहते हैं। दूसरा अस्थाई बंदोबस्त को ही जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं, विस्वेदारी प्रथा भी कहते हैं, इस्तमरारी प्रथा भी कहते हैं। ये कई नाम से जमींदारी प्रथा जानी जाती है। फिर से देख लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जागीरदारी प्रथा, विस्वेदारी प्रथा और इस्तमरारी प्रथा, ये कई नामों से जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में, जो अभी वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ यूपी के क्षेत्र में जहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चलती थी, उन्हीं क्षेत्रों में ये अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी प्रथा ला करके किसने शुरू कर दिया? कॉर्नवालिस ने। तो ठेकेदारी प्रथा जहाँ पे लागू की गई थी उन्हीं क्षेत्रों में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लाया था। और ये अस्थाई बंदोबस्त उसमें ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर ये लगाया गया था। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? यह महत्वपूर्ण हो जाता है, 19% क्षेत्र
पे, और ये लगाया था वेस्ट बंगाल में, बिहार, उड़ीसा और यूपी के खास करके बनारस में। कहाँ पे? यूपी खास करके बनारस के क्षेत्र में लगाया गया था, और बांग्लादेश में ये लगा था। तो अभी इस हिसाब से हम लोग जमींदारी प्रथा को देख लिए। आगे चलते हैं, अन्य तथ्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें खास करके बात जो जमींदारी प्रथा में हुई थी वो मैंने बता ही दिया कि 11 हिस्सा लगाया जाता था। उस 11 हिस्से में से 10 हिस्सा रखता था अंग्रेज, और 11 हिस्से में से 1 हिस्सा रखता था जमींदार। यही ये व्यवस्था लागू की गई थी, जो कि 19% ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पे लागू की गई थी। तो इसे ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से लगातार बनते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त जो है, इस अस्थाई बंदोबस्त में एक जो जमींदारी प्रथा है, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था जिसे कहा जाता है सूर्यास्त कानून। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात तो सूर्यास्त कानून 1794 में लागू किया गया था, और ये सूर्यास्त कानून सर जॉन सॉर के द्वारा लगाया गया था। सर जॉन सॉर के द्वारा क्या लगाया गया था? सूर्यास्त कानून। ये कहाँ लगाया गया था? जहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था, उन्हीं क्षेत्रों में। अब ये सूर्यास्त कानून होता क्या है, इसे समझ लीजिए। एक्चुअली ये गवर्नर के बीच में एक अधिकारी हुआ करता था, और उसके बाद यहाँ पे फिर ये होता था जमींदार। ये गवर्नर से जमींदार तक पैसा लाने के लिए यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था बीच में। ये पुल का काम करता था, ब्रिज का काम करता था। तो ये अंग्रेज अधिकारी पैसा वसूलता था जमींदार से और गवर्नर को ला के देता था। लेकिन इसमें क्या किया था कि अंग्रेज अधिकारी को यह बोल दिया गया था कि जो भी जमींदार एक फिक्स तारीख के बाद, मान लीजिए कि आज कोई डेट है, इस डेट को आज फिक्स कर दिया गया कि इस डेट को जमींदार पैसा देना पड़ेगा जमींदार को। यदि ये जमींदार पैसा नहीं देता है शाम के सूर्य ढलने तक, तो इस जमींदार का सारा प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा, उसको जुर्माना लगाया जाएगा। अर्थात किसी एक खास डेट को फिक्स कर दिया गया था उस जमींदार के लिए, और उस तारीख के शाम से पहले यदि वो ज़मींदार पैसा वापस नहीं देता है, मतलब जो भी हिस्सा लगता है ठेकेदारी प्रथा के थ्रू, यदि नहीं देता है ज़मींदारी प्रथा के थ्रू, तो उस शाम के बाद, सूर्य ढलने के बाद उस ज़मींदार का सारा प्रॉपर्टी या उस पर जुर्माना लगाया जाता था, सारा प्रॉपर्टी उसका हड़प लिया जाता था। ये अंग्रेज़ों के द्वारा यह प्रथा सर जॉन सॉर ने लगाया था 1794 में, और इसे बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि सूर्यास्त कानून किसने लगाया था? तो सूर्यास्त कानून लगाया था सर जॉन सॉर ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रथा की तरफ। अगला प्रथा हमारे पास आ जाता है क्या? रैयतवाड़ी प्रथा, जो कि तीसरा प्रथा। ये रैयतवाड़ी प्रथा क्या होता है? सबसे पहले रैयतवाड़ी प्रथा तो 1820 में हेक्टर मुनरो ने लगाया था। कौन? हेक्टर मुनरो ने। ये रैयतवाड़ी प्रथा क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे बिचौलिया रखा जाता था। जमींदारी में क्या होता था? बिचौलिया है जमींदार, यहाँ पे अंग्रेज है, गवर्नर है, और यहाँ पे जमींदार है, और ये पैसा यहाँ पे ला करके देता था किसको? जमींदार ला करके देता था किसको? गवर्नर को, ब्रिटिश गवर्नर को। और जमींदार किससे लेता था? किसानों से जमींदार लेता था, और जमींदार से फिर जमींदार पैसा जा करके देता था किसको? गवर्नर को, ब्रिटिश को। तो बीच में कौन हो गया बिचौलिया? ये जमींदार। अब इस बिचौलिया को ख़त्म कर दिया गया। तो इस बिचौलिया की जगह पे डायरेक्ट क्या किया गया? रैयत मतलब किसान से ब्रिटिश जो है अपना पैसा वसूलना शुरू कर दिया। मतलब जो भी व्यवस्था लगाई गई वो डायरेक्ट जमींदार को हटा करके डायरेक्ट ये किसान से लिया करता था। अंग्रेज किससे ले लेता था? किसान से। ये प्रथा लागू की गई थी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। दक्षिण भारत के क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा लगाई गई थी, और यहाँ चूँकि ज़मीन का आकार उतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता था बंगाल के तरीके से, जितना बड़ा ज़मीन का आकार किसानों के पास, ज़मींदारों के पास बंगाल में था, उतना बड़ा ज़मीन यहाँ पे दक्षिण भारत में नहीं था। इसीलिए ये रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की गई। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। कि छोटा चूँकि यहाँ पे ज़मीन ही है, तो डायरेक्ट किसान से ही पैसा वसूल कर लिया जाता था, डायरेक्ट रैयत से ही पैसा वसूल कर लिया जाता था, ले लिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसलिए इसे रैयतवाड़ी प्रथा हम लोग कहते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से आप समझ लेंगे कि ये रैयतवाड़ी प्रथा जो है, ये तो लगाया गया था महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में,
कर्नाटका के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में, जो भी वर्तमान क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में लगाया गया था। और उस समय के ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र पर ये लगाया गया था। इसे एकदम ध्यान से रखेंगे याद। और इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो जाती है बातें कि इसमें देखिए सबसे पहले एक्चुअली रैयतवाड़ी प्रथा जो है ना, एक कहते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1809 में शुरू कर दिया था। कौन? कर्नल रीड शुरू कर दिया था। ये कर्नल रीड कहाँ पे शुरू किया था? मद्रास के क्षेत्र में। मद्रास में एक गांव था बारह महल। क्या था? बारह महल एक गांव था, वहीं पे कर्नल रीड इस बारह महल के क्षेत्र में मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा को शुरू किया था। शुरू में कर्नल रीड ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक इस रैयतवाड़ी प्रथा का जो है उसे माना जाता है हेक्टर मुनरो को। हेक्टर मुनरो को, जो दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से पूरे दक्षिण भारत में ये लागू किया था। हेक्टर मुनरो 1820 में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इसके अलावा जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1820 से पहले ही महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1818 में जो लगाया गया था, ये खास करके याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में एल्फिंस्टन ने लगाया था। एल्फिंस्टन ने लगाया था। तो यहाँ पे तीन चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहला जो रैयतवाड़ी प्रथा शुरू किया गया था वो कर्नल रीड के द्वारा शुरू किया गया बारह महल के क्षेत्र में। और दूसरा महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1818 में शुरू किया गया था एल्फिंस्टन के द्वारा। लेकिन वास्तविक संस्थापक 1820 में हेक्टर मुनरो को माना जाता है, जो लगभग पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये लगाया। और उसमें ब्रिटिश भारत का ये लगभग 51% क्षेत्र हुआ करता था, जो कि सबसे ज़्यादा ये भू राजस्व नीति के क्षेत्र के अंतर्गत आता था 51%। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वो जो रैयतवाड़ी प्रथा लगाया गया था, मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। इन्हीं क्षेत्रों में ये लगाया गया था 51% क्षेत्र पर, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर। और ये मुनरो के द्वारा लगाया था, जो कि वास्तविक संस्थापक था 1820 में। और ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में लगाया गया था। अगले प्रथा की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं महालवाड़ी प्रथा। ये महालवाड़ी प्रथा क्या है, इसको समझ लीजिए। महालवाड़ी प्रथा मतलब होता है, महाल मतलब होता है गांव का मुखिया। पंजाब के क्षेत्र में ये लगाया गया था, मुख्य रूप से उत्तर भारत में, पंजाब और सिंध के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये महालवाड़ी प्रथा का मतलब होता है पंजाब के इन क्षेत्रों में जो मुखिया होता था एक गांव का, उस गांव के मुखिया को कहा जाता था महाल। क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था। और इस मुखिया को वहाँ पे दे दिया था अंग्रेज़ों की तरफ से पूरा नेतृत्व करने के लिए कि जो भी ज़मींदारी के अंदर जो भी यहाँ पे किसानों से आप आमदनी लेंगे इस एक गाँव से, उस गाँव का सारा पैसा कलेक्ट करके हमारा हिस्सा आप दे देंगे। अंग्रेज़ों ने ऐसा तय किया महाल से। तो महाल क्या करते थे, एक पूरे गांव का मालिक हुआ करता था। उस पूरे गांव के भू राजस्व को कलेक्ट करके उसमें ब्रिटिश को दिया करता था महाल। इसलिए इस प्रथा को कहा जाता है महालवाड़ी प्रथा। तो इस महालवाड़ी प्रथा में क्या हुआ, महालवाड़ी प्रथा उत्तर भारत पंजाब के मुख्य क्षेत्रों में लगाया गया था। और यहाँ पे देख लेंगे पंजाब का क्षेत्र है, कुछ यूपी का भी क्षेत्र आता है, कुछ एमपी का भी क्षेत्र आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब के क्षेत्र में लगा था महाल। महाल का मतलब होता है गांव, मैंने बता ही दिया। और ये लगभग 30% क्षेत्र पर, ब्रिटिश भारत का उस समय का जो क्षेत्रफल था वो उसके क्षेत्रफल के 30% क्षेत्र पर ये महालवाड़ी प्रथा लगाई गई थी। ये शुरू किया गया था 1822 में। किसके द्वारा? ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी प्रथा शुरू की थी। कहाँ पे? उत्तर भारत के पंजाब के क्षेत्रों में। इसे ध्यान रखेंगे। और इस महालवाड़ी प्रथा में कर जो है काफ़ी उच्च दर लगा गया था। कर का लगभग 90 से 95% तक का कर इसमें बढ़ा दिया गया था, जो कि काफ़ी यहाँ पे दयनीय स्थिति हो गई थी महालवाड़ी प्रथा के थ्रू। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं, कुछ संक्षिप्त में इसको देख लेते हैं। दोस्तों हम लोगों ने चारों प्रथा को पढ़ लिया है। एक बार इसमें नेतृत्वकर्ता फिर से एक नटशेल में देखते हुए ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 3 प्रथा को आप ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से। पहला तो रखेंगे ये 1793 वाला जो जमींदारी प्रथा था, जो कॉर्नवालिस ने लगाया था और लगभग 19% क्षेत्र पे लगाया था। इसको एकदम ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। 3
जमींदारी प्रथा 1793, कार्नवालिस 19% क्षेत्र पे। दूसरा प्रथा क्या है? रैयतवाड़ी प्रथा। दूसरा प्रथा क्या है? रैयतवाड़ी प्रथा 1820 में ये 51% क्षेत्र पे लगाया गया था रैयतवाड़ी प्रथा, और ये रैयतवाड़ी प्रथा लगाया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। ये हेक्टर मुनरो के द्वारा ये जमींदारी प्रथा लगाया गया था यहाँ पे कार्नवालिस के द्वारा। ये दोनों खत्म हो गया। तीसरा यहाँ पे देख लीजिए कि तीसरा जो लगाया गया था उत्तर भारत के पंजाब के क्षेत्रों में, वो लगाया था हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवाड़ी प्रथा, जो कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रफल का 30% क्षेत्र पे लगाया था। ये हॉल्ट मैकेंजी ने इसे लगाया था। और यहाँ पे जो हमने वारेन हेस्टिंग के बारे में देख ही लिया, जो ये ठेकेदारी प्रथा 1772 में शुरू करता है। तो इन चीज़ों को जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको एकदम बिल्कुल माइंड में रखेंगे, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे इसको और नटशेल में कर लेते हैं डिटेल में। देखिए मैप के माध्यम से कि हमने अभी क्या पढ़ा कि ये बंगाल के क्षेत्र में ज़मींदारी, बंगाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से, और कुछ बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में, यूपी के वाराणसी में लगाया गया था ये कार्नवालिस के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि ये रैयतवाड़ी प्रथा दक्षिण भारत के क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना भी, और केरल और अन्य क्षेत्र में भी लगाया गया था। हालांकि पूर्वी बंगाल में भी इसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे? पूर्वी बंगाल में भी इसे ध्यान रखेंगे, ये महालवाड़ी प्रथा को लगाया गया था। और अंत में ये तीसरा प्रथा जो है, ये महालवाड़ी प्रथा जो है, महालवाड़ी प्रथा को यहाँ पे लगाया गया था पंजाब, यूपी, एमपी के पूर्वी बंगाल में। ये एक्चुअली महालवाड़ी प्रथा को भी पूर्वी बंगाल में लगाया गया था, जो कि लगभग 30% क्षेत्र पे था। तो इन क्षेत्रों को ध्यान रखेंगे और कहाँ लगाया था, कितना प्रतिशत लगाया था, इसे ध्यान रखेंगे। अंत में मैप के माध्यम से तीनों को एक जगह, सब कुछ हम एक जगह कर करके यहाँ पे आपको बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जमींदारी प्रथा 1793 कार्नवालिस के दौरान लगभग 19% क्षेत्र पर, और 10 भाग लगाया रखता था ब्रिटिश, और 1 भाग रखता था जमींदार 11 भाग में से। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख ही लिए, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रथा 1820 में 51% क्षेत्र पे मुनरो के द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा। ये हेक्टर मुनरो वही हेक्टर मुनरो है जो बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था, अपना नेतृत्व दिया था। और अंत में तीसरा प्रथा जो लगाया गया था 30% क्षेत्र पे, जिसको महालवाड़ी प्रथा कहते हैं, वो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था, और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में भी ये लगा था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसे इस तरह से भी आप देख सकते हैं एक नज़र, जो कि यहाँ पे संक्षिप्त रूप में किया हुआ है। इसको एक बार देख लेंगे तो अन्य जो भी छूटी हुई चीज़ें हैं आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि ठेकेदारी प्रथा 1772 में पंचवर्षीय लगाया था, और 76 में 1 वर्षीय लगाया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में पंचवर्षीय और 1 वर्षीय। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त को ही कई नाम से जानते हैं, जमींदारी प्रथा के नाम से इस्तेमारी, मालगुजारी, जागीरदारी, जो 1793 में 22 मार्च 1793 को कार्नवालिस ने लगाया था। बंगाल के क्षेत्र में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वाराणसी के क्षेत्र में लगभग 19% क्षेत्र पर यह लगाया गया था। इसी में 1794 में सूर्यास्त कानून लाया गया था, किसके द्वारा? सर जॉन शॉ के द्वारा। और ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जमींदारी प्रथा का जो आधार वर्ष था, वो आधार वर्ष था 1790 से 91। इस आधार वर्ष को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आधार वर्ष 1790 से 91 आधार वर्ष था जमींदारी प्रथा का, और 10 भाग लेता था ब्रिटिश, 1 भाग जमींदार। रैयतवाड़ी जो कि यहाँ 1820 में शुरू किया गया था रैयतवाड़ी। तो 1820 में रैयतवाड़ी तो शुरू हो गया था, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा। इसमें दक्षिण भारत में लगा दिया था, लेकिन कर्नल रीड जैसा कि एक 1792 में ही मद्रास के क्षेत्र में बारा महल में ये शुरू कर दिया था। वहीं एल्फिंस्टन महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1818 में रैयतवाड़ी प्रथा शुरू कर दिया था, और ये महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के पूर्वी बंगाल पर भी ये महालवाड़ी रैयतवाड़ी लगाया था, और 51% क्षेत्र पे ये लगा था। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, रैयतवाड़ी प्रथा के लिए ज़मीन का सर्वेक्षण किया गया था, और सर्वेक्षण करके सभी व्यक्ति के नाम पे ज़मीन दे दिया गया था, और उसी हिसाब से उसे पैसा वसूला जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इस सर्वेक्षण के लिए एक अधिकारी नियुक्त हुए थे दक्षिण भारत में। उस अधिकारी का नाम क्या है? सर्वेक्षण अधिकारी का नाम है
प्रिंगले। सर्वेक्षण अधिकारी का नाम प्रिंगले। तो पूछेगा कि रैयतवाड़ी प्रथा हेतु दक्षिण भारत में जो सर्वेक्षण कराया गया था जिस अधिकारी के द्वारा, उस अधिकारी का नाम क्या है? प्रिंगले है। और इसको डेविड रिकार्डो के सिद्धांत पे लगाया गया था। डेविड रिकार्डो का सिद्धांत क्या है, इसको आप एक बार सुन। डेविड रिकार्डो का सिद्धांत क्या है कि ये बताया था कि जितना भी किसानों का लागत लगता है और जितना भी उसको उपज में खर्च होता है, मेंटेनेंस में खर्च होता है, उसको छोड़ करके जो आमदनी होती है उसी पे आप टैक्स लें। तो ऐसा ये डेविड रिकार्डो सिद्धांत के द्वारा कहा गया था। और अंत में यहाँ पे देख लीजिए कि आपके पास महालवाड़ी प्रथा जो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में लगभग 30% क्षेत्र पे लगाया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1833 में मार्टिन बर्ड, 1833 में मार्टिन बर्ड जो कि लगभग 66% कर का दर रखा था मार्टिन बर्ड ने। ये उत्तर भारत में, कहाँ पे? उत्तर भारत में। इसे मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। ये मार्टिन बर्ड लगभग 66% कर लगा दिया था किस पे? उत्तर भारत के क्षेत्रों में 1833 में। और ये महालवाड़ी प्रथा जो शुरू किया गया था, ये इसके समय के गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे, जिसका कार्यकाल 1828 से लेकर